आप सुन रहे हैं भगवान दास मोरवाल जी द्वारा लिखित उपन्यास हलाला धारावाहिक रूप से। आज सुनिए भाग 2। पूरे घर की पेशानी पर चिंताओं की अलग अलग लकीरें खिंचाईं। भले ही डमरू जमाल खान, कमाल खां और नवाब का सगा भाई है और नसीबन फातिमा व आमना का सगा देवर, परंतु इससे भी बड़ी बात यह है कि वो इस घर का एक सदस्य भी है। इस घर की एक एक दर और दीवार पर जितना हक औरों का है उतना ही डमरू का भी है, मगर औरों की तरह उसका ये हक उसके ही गले की फांस बन गया है। हालांकि बात यहाँ हज करने या जमात पर जाने की नहीं है। बात बकौल नसीबन कहीं से कोई बुरी बावली पारो लाकर डमरू के गले में बांधने की भी नहीं। बात असल में कुछ और है जिसे ये घर अच्छी तरह जानता है। आमना ने तो जब से अपनी बड़ी जिठानी का सुझाव सुना है तभी से उसके पेट में मानो घमेर सी उठ रही हैं। कल्पना भर से उसके पांव ठंडे पड़ने लगे हैं। आज वो अपने आप को रह रहकर कोसती है कि क्यों नहीं उसने नसीबन द्वारा समझाने के बावजूद उसकी बात पर ध्यान दिया, क्यों उसके बार बार चेताने के बावजूद उसकी ये बात समझ में नहीं आई। अगर सचमुच नसीबन के सुझाव ने मूर्त रूप ले लिया तो आमना कहीं की ना रहेगी। अब आमना क्या करे? रात भर आगामी अनिश्चितता की ग्रहों को सुलझाते सुलझाते उसकी सोच के पोर दुखने लगे। इस बीच उसे कब नींद आ गई पता नहीं चला। हाँ, फजर की अजान लगने पर ही उसकी आंखें खुलीं तो पिछली रात का एक एक दृश्य फिर से ताज़ा हो उठा। एकाएक इन दृश्यों के ताज़ा होते ही उसका पूरा जिस्म ऐंठने लगा। हालांकि फ़जर की नमाज तो वो बाकी की चारों नमाज़ों की तरह भी अदा नहीं करती है, मगर आज उसने तय कर लिया कि वो हर हालत में फ़जर की नमाज़ पढ़ेगी, और फिर पढ़ी भी। आज पिछले कुछ दिनों की अपेक्षा उमस कुछ कम ही नहीं बल्कि भादों की घाम भी ज़्यादा है। इतनी ज़्यादा कि देह से पसीना ऐसे चू रहा है मानो किसी ने पानी से भरा बदना उड़ेल दिया हो। इतनी उमस और गर्मी के बावजूद आमना की नसों में दौड़ता लहू रात के दृश्यों को याद करते ही जमने लगता। आमना ने चारों तरफ बड़ी बारीकी से देखा, परंतु वो उसे कहीं दिखाई नहीं दी। बहुत खोजा उसने, आखिरकार बड़ी कोशिशों के बाद वो दिखाई दी तो वो तेज़ी से उसकी ओर लपकी हुई गई। उसने एक बार आसपास का मुआयना लिया और जब उसे पूरी तसल्ली हो गई तब बेहद सधे हुए अंदाज में हिम्मत बटोरते हुए बोली, फातिमा बहाड़ तोसू एक बात कहनी है। फातिमा ने कोई ध्यान नहीं दिया। बहाड़ तू सुन रही है कि ना? आमना ने अपने धीरज पर काबू करते हुए कहा। हाँ कहना, मैं सब सुन रही हूँ। हमारी ये जिठानी रात को का कह रही ही? कहा मतलब? फातिमा ने झटके से पलटते हुए उल्टा आमना से पूछा। फातिमा ने पलटकर जिस तरह आमना से पूछा, आमना अकबका गई। यही के कहीं से कोई बुरी बावली लाके या डमरू के गला में बांधे हो। ना कहे तो कहा करे, तैने या डमरू को जीणो जो हराम कर रखो है। आते जाते जब मन करे तू वाके आंगली तोड़ती रहवे है। मैं तो कहूँ हूँ कि जैसी भी मिले वाए या के बैठा बुठू के अलग हटो। फातिमा द्वारा भी नसीबन के सुझाव का समर्थन सुनते ही आमना जैसे धड़ाम से गिरी। फातिमा तू बहाड़, तू भी नसीबन के साथ है? या में साथ की कहा बात है? जब कोई वाहे 24 घंटा कोसतो रहेगो तो यही काम करना पड़ेगो। पर तू थोड़ी देर को ई तो सोच के, अगर या घर में कोई चौथी आ गई और या जमीन जायदाद में सू अपनो हिस्सा पानी मांगण लगी तो क्यों, जब हमारो हिस्सा हो सके तो वाको भी हो जाएगो। बहाड़ फिर तो या को मतलब ई हुआ कि आज तो या जायदाद में 3 हिस्सा हैं, कल या में 4 हो जाएंगा। आमना ने अंततः अपने दिल की बात अपनी जिठानी फातिमा से कही थी। रात भर अनर्थ और अनिश्चितताओं के जिन गिरहों के सुलझाते सुलझाते नाजुक पोर छिलछिल गए थे और जिनसे मुक्त होने की कामना में उसने पहली फजर की नमाज अदा की थी, एक बार फिर से उनमें उलझती चली गई। यानी इस अनहोनी और अनर्थ को टालना मुश्किल है। इनसे बचने की उसकी सारी तरतीबों व तरकीबों ने जैसे हाथ खड़े कर दिए। चोखो बहाड़, जब सब मटियामेट करना पे तुला हुआ है तो फिर मैंने कौन सा या को ठेका ले रखो है। हारे हुए निहत्ते की तरह गहरी सांस ले आमना वापस जाने के लिए मुड़ी कि पीछे से उसे फातिमा ने टोका।
सुन, आमना धीरे से वापस पलटी। ऐसे करियो जुहर की निवाज के बखत डहर वाला खेत पे मिलियो। फातिमा ने कुटिल मुस्कान उछालते हुए आमना के चेहरे से मायूसी की धुंध पोंछते हुए कहा। आमना ने अपनी जिठानी फातिमा की इस मुस्कान को बाँचने में थोड़ी सी भी चूक नहीं की। जिस मायूसी के साथ वो फातिमा के टोकने पर मुड़ी थी, इस मुस्कान ने उसके जमे हुए खून को मानो गति प्रदान कर दी। न जाने कहाँ से अचानक आसमान से बादल का एक विशाल चकत्ता आया और देह झुलसाते सूरज पर छा गया। आमना तेजी से वापस लौटी और बेसब्री से जुन की अजान का इंतज़ार करने लगी। आमना भले ही मुसलसल 5 वक्त की नमाज नहीं पढ़ती है, मगर नमाज की सारी शर्तें और तरकीबें उसे मालूम हैं। नमाज पढ़ने से पहले बदन का पाक होना, कपड़ों का साफ़ होना, जहाँ नमाज पढ़ी जाती है उस जगह का साफ़ सुथरा होना, सतर का छिपा होना, किबले की तरफ मुँह करना और नियत करना, यानी ये इरादा करना व ध्यान लगाना कि मैं फ़ला नमाज पढ़ रही हूँ। जैसी सारी शर्तों को अच्छी तरह जानती है। वुज़ू या गुस्ल के दौरान फ़र्ज़, वाजिब, सुन्नत, सुस्तबह, मकरूह जैसे ज़रूरी कायदों का उसे पूरा ज्ञान है। इसीलिए उसे लगता है कि ये सब फ़ज्र की नमाज का ही असर है कि जो फातिमा उसे पहले मुंह नहीं लगा रही थी, वही उससे डहर वाले खेत पर मिलने के लिए कह रही है। अगर एक नमाज इतना असर कर सकती है तो 5 वक्त की नमाज अदा करने का क्या असर होगा, और 5 वक्त का इतना असर होगा तब रोज़े रखने का कितना असर होगा। सोचते हुए आमना की आंखें अपने परवरदिगार की स्तुति में मुंदती चली गईं कि ए मेरे अल्लाह, इस घर को किसी तरह इस अजाब से बचा ले। मैं इस बार बिना नागा सारे रोज़े रखूँगी। आमना ने अंदाज़ा लगाया कि ज़ुहर की नमाज का वक्त होने वाला है, इसलिए क्यों ना नमाज पढ़कर ही खेत पर जाया जाए। क्या पता जैसा वो सोच रही है वैसा ना हो, उल्टा फातिमा उसे किसी दूसरे मकसद से बुला रही हो, इसलिए वो नमाज़ पढ़कर ही जाए तो ज़्यादा ठीक रहेगा। यही सोचकर वो नमाज की तैयारी करने लगी। नमाज़ पढ़ने के बाद आमना को लगा जैसे वो किसी अंधेरी सुरंग से निकलकर किसी उजाले भरी दुनिया में आ गई है। एक राहत भरे सुकून से पूरा जिस्म रुई की मानिंद किसी पतंग की तरह हल्का होता चला गया। बादों की ठंडी ठंडी पुरवाई जब जब पीछे से हरहरा कर उसे टकराती, तब तब उसकी चाल में और तेज़ी आ जाती। तभी उसने देखा एक पतंग कटकर हवा में लहराती हुई तेज़ी से उसके ऊपर से गुजरी है, और उसके पीछे पीछे बदहवास पतंग लुटेरों की एक छोटी सी टोली उसे लूटने के लिए भागी जा रही है। हवा में तैरती इस आवारा पतंग को देख आमना के होठों पर एकाएक अपनी बड़ी जिठानी नसीबन द्वारा अक्सर गुनगुनाए जाने वाली ये शोक पंक्तियाँ इतराने लगीं। मेरा राजा की उड़ी पतंग मैं हुचका पे खड़ी, मेरा राजा की कटी पतंग मैं लुटवा के चली। इसी बीच आमना की तंद्रा भंग हुई। उसने देखा कि एक किशोर पतंग लुटेरे ने किलकते हुए इस पतंग को ज़मीन पर गिरने से पहले हवा में ही लूट लिया। बहुत बुरा लगा आमना को कि ज़मीन छूने से पहले इस पतंग को हवा में लूट लिया गया है। आमना के होंठ वक्र होते चले गए और मनी मन ये कहते हुए कदम तेज़ी से डहर की ओर बढ़ा दिए कि वो इतनी आसानी से अपने राजा की पतंग नहीं लूटने देगी। रंडी कहाँ घुसी पड़ी है इतनी देर सू, मैं तेरी ही कदसू बाट देख रही हूँ। आमना के आते ही फातिमा ने तमतमाते हुए शिकायत करते हुए कहा। निगोड़ी निवाज पढ़न लगी ही, सोची के जब निवाज को बखत हो ही गयो है तो क्यों ना पढ़ ही लूँ। आमना ने देर से आने की वजह बताई। तू गधी कुम्हार की तो है कहा रामसू हेत, तू कदसू निवाज पढ़न लगी। फातिमा ने हैरानी से पूछा। दारी पढ़ली को कौन सो गुनाह कर दियो। इस बार आमना ने पलटवार करते हुए कहा। और मैं जो ही धुपरियाई में मरी जा रही हूँ। वाह बहान, तू भली चतर की चौधी निकली। मैं तो बिठा दी या धूप में और खुद सजा दी। अच्छा छोड़ या कपड़ चौथे, पहले वाह बातें बता, जाए बताण को तेरो हियो फटो जा रो है। आमना ने फातिमा को टोकते हुए कहा। बात कहा तो पतो ना है, फातिमा ने प्रतिप्रश्न करते हुए पूछा। बहान पतो है जभी तो गिरती पड़ती आई हूँ, आमना ने गहरा सांस लेते हुए कहा। देख ऐसे घबराना सु काम ना चलेगो, मिल बैठ के ठंडा दिमाग सु ऐसो रास्ता निकालने पड़ोगो जासू सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे।
फातिमा अपनी दौरानी आमना की निराशा को कम करने की कोशिश करते हुए बोली, वो 1.5 रास्ता ही तो समझ में नहा आ रहा है। आमना, बुरो ना माने तो एक बात कहूँ, एक तो तू अपनी या काली जुबान एक काबू में रख। हरामण, सारी फिसाद की जड़ तेरी ही जुबानी है। पहले तू अपना तौर तरीका बदल। बहान, एक चुप 100 बोलने हरावे है। आमना कुछ नहीं भूली, बस चुपचाप सुनती रही। वैसे हमारी ई जेठानी नसीबन मन की बुरी ना है, तो पतो ना है ई डमरू जब छोटो सो हो जभी सू हमारी या जेठानी ने माँ की तरह पालो हो। अब तू समझ सके है, क्या जाने कोई बालक मासूम भी बढ़ के पालो होए ऊ वाके साथ अन्याय हो तो कैसे देख सके है। देख, मेरी बात को बुरो मत मानियो, अब ई सोच के करणों कहा है। यही मारे तो मैं तेरे पे आई हूँ। आमना एक बार फिर गहरी निराशा में उतरती चली गई। देख, आदमी इतनो बाहर वाले को बुरा ना माने जितने घरैयन को माने है। समझ रही है ना तू मैं का कह रही हूँ? बड़ा बूढ़ा ऐसे ही ना कह के गया है कि कग्गा कसको दन हड़े गोयल कसको दे, बोली में इमरत बसे जासू जग अपनों कर ले। मेरी माने तो थोड़ा सा दिन अपनी बोली में इमरत तो खैर ना, थोड़ो सो रस ही घोल ले। ठीक है, अब मैं अपनी बोली में इमरत ही घोल के दिखाऊंगी। पर हमारी जिठानी ने जो बीज बो दियो है वासु कैसे पिंड छूटेगो? आमना झल्लाते हुए बोली, या काम है अब तू मेरे ऊपर छोड़ दे। नसीबन है मैं देख लूँगी, बस तू अपना मुंह पे ताला लगा के रख। फातिमा ने फिर से याद दिलाते हुए कहा, मैंने मान तो ली है तेरी बात, बस अब तू ई बता कि मुझे करणों कहा है। आमना से पूरी तरह आश्वस्त होने के बाद फातिमा ने चारों तरफ दूर तलक फैली आदमकद हरी चादर को पंजों के बल उचक कर जांचा, और जब उसे यकीन हो गया कि आसपास तो क्या दूर तक कोई भेदिया नहीं है, तब उसने पहली दफ़ा अपनी सिंगार वाली दौरानी के सामने अपनी संभावित कार्य योजना से हल्का सा आवरण हटाया। देख, हमने कैसे भी सबसे पहले ई डमरू जमात को राजी करनो है। अब ई कैसे तैयार करनो है यही को जुगत लगानो है। अगर ई एक बार राजी होगो ना तो समझ ले आधो फंद अपने आप कट जाएगो। महीना 20 दिना की छुट्टी हो जाएगी। इसके बाद फातिमा धीरे से आमना की तरफ खिसक कर उसके एकदम नज़दीक आई और उसकी आंखों में आंखें डाल फुसफुसाते हुए बोली, रंडी, 1 आध साल की बात और है, काई तरह ये कट जाए फिर तो ये अपने आप ही ठंडो पड़ जाएगो। ठंडो पड़ जाएगो? मैं कुछ समझी ना। आमना ने सहज भाव से पूछा। आमना, तू भी निरी बूबक है। ठंडा होना का मतलब है कि हमारी जिठानी नसीबन जो हर तीसरे दिन या डमरू का गला में बांधने की बात करे है ना, ये राग अपने आप ख़त्म हो जाएगो। पर यह बात को डमरू का ठंडा होना सु का मतलब है? आमना अभी भी नहीं समझ पाई। आमना, दारी तू भी पूरी कुलखड़ी चोद लगे है, सारी बातें खुल के कहवानी चाह रही है। ठंडा सु मेरो मतलब है कि 1 आध साल में या में बचेगो ही कहा, ये लुगाई उगाई सबे भूल जाएगो। सारो रोणो तो यही है, डमरू तो भूल जाए पर ये हमारी जिठानी भूलड़ दे तब ना। अगर नसीबन ना भूलड़ देगी तो फिर हम किस मरज की दवा हैं? हम तैयार करेंगे वाहे बावली, थोड़ा दिन पीछे याई कैसी भी ना मिलेगी, और अगर मिल भी गई तो ऊना रुकेगी या के पास। बीरबाणी को रोकड़ो हर एक मर्द के बस की बात ना है मेरी बहन। वैसे यहाँ में कहाँ कमी है, थोड़ो सो रूप रंगी तो ना है, बाकी तो सब कुछ है। आमना ने फातिमा की कार्य योजना पर सवाल खड़ा करते हुए कहा, तैने ई कद पर रख लियो जो तू या की गवाही दे रही है। देखते ही देखते फातिमा की आंखों में शरारत नाचने लगी। कहीं ऐसा तो ना है कि कई दिन मौका देख के नोहरा में तू या कल संडा ने धर दबोची होए। चल छिनाल, तू भी जो जी में आए बकती होए। बादों की तल्ख धूप और उमस में पसीजी आमना के सुर्ख गालों पर तिरमिराती पसीने की बूंदें मारे हया के शर्माती चली गईं। वैसे एक बात कहूँ ईमानसू, एक बार या कलसंडा के कोई हत्या चढ़ गई ना तो वाए ई मचकण भी ना देगो। या के नीचे पड़ी ऊ कसमसाती भले ही रहे, पर ई एक बार तो वाहे हुचका के रील सी सूत देगो। एक अप्रत्याशित कल्पना कर फातिमा मुंह पर ढाटा लगा अपनी हंसी को मुश्किल से रोकते हुए बोली, याई मारे तो मोरे नोहरा में जाना सु डर लगे है। ढेर
ऐसे घूर घूर के लखातो रहवे है जैसे मुँह कच्ची ही निकल जाएगो। और तू कह रही है कि ई एक आध साल के पीछे ठंडो पड़ जाएगो। एक दिन तो पतो है मुझे देख के का कह रहो हो, का कह रहो हो। फातिमा के भीतर जैसे सरसराहट सी होने लगी। आंखें मारे जिज्ञासा के एक नए रहस्य को जानने के लिए फैलने से कुड़ने लगी। कह रहो के ना तू घड़ी मलूक है जो हरदम सुमरूं तोए, सजमज के आगे खड़ी तेरी अदा मारगी मोए। एक खुदा तोड़ी या डमरू ने ऐसे कही ही। मारे रोमांच के फातिमा की पूरी देह पर चींटियां सी सरसराने लगी। तो कहा मैं कोई झूठ बोल रही हूँ? मैं तो वादिन सू बाण यासू बच के निकलूँ हूँ, ऐसा को कहा भरोसो। मौका देख के कद धर दबोचे, मरद है कद ईमान डिग जाए कहा पता। ये बात तो तेरी सही है आमना। ऐसा रुका ठुका मानस पे तो कतई भी भरोसा ना करना चाहिए। ऐसा सू तो दो बोल हंस के बात करना में भी डर लगे है ना बहन। अपना आपा बचाना में ही भलाई है। फातिमा ने अपनी दौरानी को अपनी सुरक्षा अपने हाथ सिद्धांत पर अमल करने की सलाह देते हुए कहा। तेरी बात तो मेरी समझ में आ गई है, तू चिंता मत कर। या कल संडा है मैं ऐसो सीसा में उतारूंगे कि ई तो कहा या का फरिश्ता भी जमात में दौड़ा दौड़ा जाऊंगा। फिर ई तो किस बाड़ी को बत हुआ है। मैं तो असल सिंगार की ना, जो मैंने डमरू जमात में भिजवा के ना दिखा दी हो। बस यही मारे मैंने तुझे बुलाई ही। चल खड़ी हो, असर की निवाज को टैम भी होगो। अपनी योजना को अमली जामा पहना फातिमा घर जाने के लिए खड़ी हो गई। खेत से घर आने तक कई पतंगे कटकर लहराती हुई और उनके पीछे पीछे भागते लुटेरे फातिमा और आमना के अगल बगल से गुजरते रहे, मगर इस बार आमना का इन पर ध्यान नहीं गया। कैसे जाता? इस बार उसका ध्यान इन पतंगों पर नहीं बल्कि अपने देवर डमरू को जमात में भेजने की जुगत में जो लगा हुआ है। अब इसका ध्यान ना तो अपने राजा की उड़ती पतंग के हुचके को कसकर पकड़ने पर है, ना उसके लुटने पर। उसने तो अपना सारा ध्यान अपने देवर को ठंडा करने पर केंद्रित किया हुआ है। पर यह क्या? अचानक एक पतंग कटकर उसे सामने आकर गिरी। आमना जब तक कुछ समझ पाती तब तक आधा दर्जन पतंग लुटेरे एक साथ उस पर टूट पड़े। इस छीना झपटी में पतंग चिंदी चिंदी हो इन लुटेरों के हाथ में आ गई। अपनी इस बेमानी कामयाबी पर सब एक दूसरे को देखकर आपस में खिसियाने लगे। इस दृश्य को देखकर आमना अंदर तक सिहरती चली गई। जब तक वो इस अनिश्चितता से उबर पलट कर अपनी जिठानी की ओर देखती, फातिमा और उसके बीच का फासला काफ़ी हो चुका था। वो तेज़ी से फातिमा की ओर बढ़ चली। जिन पंक्तियों को लगभग भुला चुकी थी, अचानक वे आमना के अंतर्मन में एक दुस्साहस भरी कंपन पैदा करने लगे। मेरे राजा की कटी पतंग में लुटवा के चली। डमरू रात भर इसी सोच में डूबा रहा कि लगता है कि हज करना उसके नसीब में नहीं है। यही सोच उसने मन को यह कहकर समझा लिया कि हज ना सही जमात तो है। वैसे भी हज करके कौन सा उसे हाजी जी कहलाना है। इतना ही गनीमत है कि उसके भाई जमात के लिए तैयार हो गए। अगर वे इसके लिए भी तैयार नहीं होते तो वो कौन सा उनकी पूंछ उखाड़ लेता। एक मुफ्त का बलद जमात तो कराएगा। कम से कम इस बहाने उसके कुछ दिन इबादत में तो कट जाएंगे। कुछ दिनों के लिए उसे इस हाड़ तुड़ाई से मुक्ति तो मिल जाएगी। एकाएक डमरू को हज के बजाय जमात के अनेक फ़ायदे नज़र आने लगे। रही बात इस सिंगार वाली भावज की, तो उसके कहने से क्या फ़र्क पड़ता है तो भावज। ऐसी छोटी छोटी बातों पर क्या ध्यान देना। अगर भावजें ही उससे चुहल या छिड़कानी नहीं करेंगी तब कौन करेगी। भाइयों से उसकी क्या शिकायत। भला कहीं भाइयों से भी नाराज़ हुआ जाता है। अरे भाई तो मारेंगे भी तो कम से कम छाँव में डाल देंगे। इस हज के चक्कर में कहीं ऐसा ना हो कि वो अपने भाइयों से भी हाथ धो बैठे। नहीं, उसे ही अपना दिल बड़ा करना होगा। वैसे भी भाई भावजों के उसका दूजा है कौन। सोचते सोचते डमरू की आंखें पनीली हो उठी कि मेरा वे भाई कितलू गया जो हा दिल का परखन हार, वे सुपना में भी ना मिला दिल में जो मिले हा सौ सौ बार। डमरू ने हज का इरादा छोड़ अपने मन को जमात के लिए तैयार कर लिया। हाँ, बकौल सबसे छोटी भावज आमना, उसकी बड़ी भावज नसीबन ने कहीं से उसे कोई बुरी बावली लाकर उसके गले में बांधने का जो सुर्रा छोड़ा था, उसकी कल्पना से डमरू के जिस्म के भीतरी हिस्सों में रह रहकर सरसराहट सी जरूर होने लगी है। इसकी कल्पना मात्र से उसका अंग प्रत्यंग और
पोर पोर चटकने लगता है। जब से उसने अपनी बड़ी भावज के मुंह से ये सुना है, तब से वो कई बार नोहरे में जाकर अपने उसी धुंधले पड़ चुके और जगह जगह से झड़ चुके बहुकोणीय आईने में अपने आप को निहार चुका है। बाँकपन के बचे कुछ अंशों को वो रह रह कर सहलाता तो सुप्त मछलियों की शिराओं में सहसा मानो आवेग सा दौड़ पड़ता। अगर रंग रूप को थोड़ी देर के लिए छोड़ भी दिया जाए तो उसकी इन भुजाओं की मछलियों में इतनी तो ताकत है कि एक बार इनकी गिरफ्त में कोई आ गई तो मजाल है वो इनसे आसानी से खुद को छुड़ा पाए। नसीबन की सलाह डमरू की शिराओं और धमनियों में जैसे नए प्रवाह का संचार कर गई। उसके भीतर उम्मीदों की किलकारियाँ गूंजने लगीं। कलसंडा यानी डमरू को इसका बिल्कुल भी गुमान नहीं था कि नोहरे में इस समय कुछ चौपाइयों व उसके अलावा कोई और भी मौजूद है। वो तो पूरी तन्मयता और तल्लीनता के साथ भैंस का दूध धोने में जुटा हुआ है। हाँ, बीच बीच में कुछ याद आता तो गुनगुना लेता। इस वक्त भी उसके होठों से एक होली की पंक्तियाँ झर रही हैं। पंक्तियाँ भी किसकी? अपने सबसे पसंदीदा लोक कवि की, उस लोक कवि एवज की जो ऐसे ही विरक्ति के समय अक्सर याद आता है। उठ गई प्रीत परीत, टूट गया नाता रिश्ता, मया मोह कित गया, पड़ा भाइन में भाता। मतलब की संसार है, मतलब की संसार, माया की सब दोस्ती, नहीं अच्छी ढूंढे नार, कलजुग आयो बुरो जमानो। देवर किसकी किस्सू प्रीत उठगी? अचानक जेठ शाढ़ के महीने में किसी आवारा बादल से गिरे दोंगड़ों ने डमरू की एकाग्रता भंग की। पलट कर देखा तो देखते एक पल के लिए जांघों के बीच फंसी दूध की अधभरी बाल्टी जमीन में औंधते औंधते बची। डमरू को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। होता भी कैसे? जिस फूटे मुंह से सदा जहर बुझे शब्द बाणों की बारिश होती रही हो, उसी से आज मानो मोगरे की पत्तियां झर रही हैं। इतना ही नहीं, जो उससे गजभर का फासला बना कर रखती थी, वही हाथ में महेरी का कटोरा थामे उससे बड़े प्यार से कह रही है, देवर महेरी लाई हूँ, ले पी लीजो। डमरू को लगा जैसे किसी ततैये ने उसे डंग मार दिया है। इस स्नेहिल संबोधन पर उसने कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की। बस उसने पहले तो उसे ऊपर से नीचे देखा और फिर यह कहते हुए अपने हिलने सिर लग गया, धर जा पी लूँगो। ठीक है, आला में धर के जा रही हूँ। इसके बाद दूध से भरी बाल्टी में तेज धार की ही आवाज़ सुनाई देती रही। लगता है वो जा चुकी है। उसे जब भरोसा हो गया तब उसने धार रोककर पहले अपने पिछवाड़े को टोहा और फिर जितना दूध दोहना था उसे वहीं बीच में छोड़ खड़ा हो गया। बाल्टी को एक तरफ रख बेहद चौकसी बरतते हुए उसने इधर उधर देखा। क्या पता किसी भीत पाखे की ओट में छिपी खड़ी हो। वैसे भी काया माया स्त्री हरा रुख की छाए, ये बदले हैं पल्ल में, ये काए की नाय। बाल्टी को गमछे से ढक वो आले में रखे महेरी के कटोरे के पास आया और उसे शक भरी निगाह से निहारने लगा। डमरू की समझ में इस असमय बदलाव का भेद नहीं आया। उसने एक बार फिर अपने आसपास बारीक नज़र मारी और खुद से कटोरे की ओर देखते हुए बोला, यार डमरू, इस सिंगार वाली या महेरी में कोई नक्कस ताबीज तो पढ़वा के ना लाई है? ई बिना मतलब तो काई के चीरा पे भी ना मूते हैं, फिर आज बड़ी अदासू महेरी कैसे लेके आई है? और तो और अन्यायी देवर कह के और बुला रही है। आखिरी रगड़ा कहाँ है? ई इतनी भली तो ना है। अपने आप में उलझे डमरू के कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा है कि या इलाही ये माजरा क्या है। उसने कटोरे को छुआ और यही सोचकर उसे उठा लिया कि होगा जो देखा जाएगा। मगर इससे पहले कि वो महेरी में घूंट भरता कटोरा होठों के पास आकर ठिठक गया। ना जाने क्यों डमरू का मन उसे पीने की गवाही नहीं दे रहा है। हथेली पर रखे कटोरे को वो फिर से टकटकी लगाकर देखने लगा और उसे अपलक निहारते निहारते उसकी हंसी छूट गई। बाईं हथेली पर रखे कटोरे को देखते हुए इस बार डमरू अपने आप से कहने लगा, कै तो पगी फालतू, कै कग्गा गयो बिटाल, कै साईं मेरा दिन फिरा, कै आगा मेरो काल। इतना कह डमरू एक ही सांस में महेरी से भरे कटोरे को हलक में उतार ये कहते हुए कटोरा खाली कर हवा में उछाल दिया, ले भाई डमरू, अब जो होएगी देखी जाएगी। पट्ठा, या तो तेरा दिन फिरगा या फिर तेरो समझ ले आज काल आए गयो। खाली कटोरा एक हल्के से चीत्कार के साथ खामोश हो गया।
डमरू ने पाँवों में हवाई चप्पलें डालीं और लंबे लंबे डग भरता हुआ तेजी से नोहरे से निकल बगल वाली तंग गली में समा गया। आमना ने पूरा वाकया अपनी जिठानी फातिमा को सुनाकर जैसे ही ख़त्म किया, फातिमा ने मुस्कुराकर आंखें तरेड़ते हुए कहा, हरामण, तू तो बड़ी छिनाल निकली। मैं तो तुम्हें निरी नाच को भरत समझे ही। छिनाल बरनों पड़े है, आमना ने निष्प्रय भाव से जवाब दिया। वैसे डमरू ने कुछ कही तो ना? कहतो तो जब मैं नोहरा में रुकती, पर ढेढ़ मुँहे ऐसे देखो जा रो हो जैसे भग के मेरे चिपट जाएगो। मैं तो बाहर डर के मारे आला में महरी धर के चली आई। ऐसे को कहा भरोसो? और फिर इतनी जल्दी यकीन भी ना करना चाहिए। वैसे तू चिंता मत कर, थोड़ी सो टाइम जरूर लगेगो। मैं भी वाय जमात में भेज के दम लूँगी। बस एक चीज़ को ध्यान रखियो, तू वासु अपना आपाए बचा के चलियो। आखिर डमरू भी है तो मर्द ही ना। फातिमा ने अपनी दौरानी आमना को सावधान करते हुए सलाह दी। रंडी, याई डर के मारे तो मैं नोहरा में जाना सु बचूँ हूँ। ऐसे को कहा भरोसो, मौका दे के कद कोठा में खींच ले। फिर तो बाहर मत जाए कर नोहरा में कल्ली। कई दिन कुछ उल्टो सूधो होगो तो हम कहीं मुंह दिखाने लायक भी ना रहेंगे। हरामी चूल्हा में जाए ई हज और भाड़ में जाए ई जमात। कई दिन ऐसो ना होए कि ई कलसंडा मौका दे के कहीं तो ही हज पे भेज दे। वहाँ जियारा सु बड़ी है आबरू। फातिमा ने अपनी दौरानी आमना के सामने ऐसा खौफनाक मंजर पैदा कर दिया जिसे सुनने भर से आमना के होंठ पपड़ा गए। लगा जैसे आमना के पीछे पीछे कोई स्याह दैत्य दौड़ा आ रहा है। एक ऐसा दैत्य जिसकी बलिष्ठ भुजाओं की मछलियाँ आमना को दबोचने के लिए व्याकुल हो छटपटा रही हैं। भयातुर आंखें अनिश्चितता के सुर्ख डोरों से पटती चली गईं। लगा मानो डमरू ने उसे सचमुच नोहरे के सूने कोठे में खींच लिया है। वैसे मेरी एक सलाह है। हैं? आमना अकबकाते हुए जैसे सूने कोठे से डमरू की बलिष्ठ भुजाओं से मुक्त होते हुए बोली। रंडी, तेरे भीतर ऐसो कहा घुसगो जो तू पसीना पसीना हुई जा रही है? आमना को इस तरह डरा और सहमा हुआ देख फातिमा ने पूछा। ना वहाँ, मैं तो कतई ना जाऊँ वहाँ हरामी नोहरा में। बमुश्किल अपने आप पर काबू पाते हुए आमना बोली। याई मारे मैं एक सलाह दे रही हूँ। ना मोए ना चाहिए तेरी कोई सलाह। कभी ऐसो ना होए तेरी ई सलाह मुँह को कहीं का ना छोड़े। पहले सुन ले, ऐसे मत बिद के। फातिमा ने आमना को हल्के से डांटा। आमना को लगा शायद उसकी जिठानी सही कह रही है। आखिर इसकी सलाह सुनने में क्या बुराई है? मानना न मानना तो उसका अधिकार है। देख, मेरी माँ ने तू नोहरा में तू नसीबन के साथ जाए कर। मेरे हिसाब सु इतनो डमरू ना जितनो या नसीबन को दिल जीतनो जरूरी है। जाने ई लाग लगाई है ना, वाके नकेल गिरनी जरूरी है। कोशिश करियो या नसीबन के आगे गंडजली बात न करके लल्लो चप्पो रारा लप्पा सु काम लीजो। सबसु जरूरी अपनी या जिठानी के पेट घुसनो है। आमना जिस तरह फातिमा के एक शब्द पर सिर हिलाते हुए अपनी सहमति जता रही थी, उससे फातिमा समझ गई कि इसकी सलाह काफ़ी हद तक आमना की समझ में आ गई लगती है। इसीलिए वो आमना का हौसला बढ़ाते हुए बोली, वैसे मैं भी कोशिश करूँगी कि काई तरह ये डमरू जमात को तैयार हो जाए। मेरी बात तो ऊ जरूर मानेगो। डरे मत, मैं हूँ ना तेरे साथ। या घर का पाड़ तिवाड़ इतनी आसानी से ना होड़ दूँगी जितनी आसानी से हमारी ये जिठानी नसीबन करनो चाह रही है। अपनी जिठानी फातिमा के संकल्प पर आमना ने राहत की लंबी सांस ली कि वो बेमतलब तिल को ताड़ बनाने पर तुली हुई थी। फातिमा सही कह रही है कि ज़मीन जायदाद के हिस्से होने इतना आसान नहीं है। वैसे यह मामला में पूरा घर को कैसो माहौल है? आमना ने आत्मविश्वास बटोरते हुए फातिमा से पूछा। माहौल कहा, सबकी यही राय है कि कैसे भी या डमरू ए जमात में जाना को तैयार करो। एक बार याको जी जमात में रमगो ना तो ई खुद ही सब कुछ भूल जाएगो। सब कुछ भूल जाएगो मतलब? आमना ने हैरान होते हुए पूछा। मतलब ई के जमात में जाना के पीछे या फुर्सत कहाँ मिलेगी? और अगर ये जमात में ही डोलतो रहेगो तो बहन इन ढोरन्नो कौन देखेगो? ई काम भी तो हम कर लेंगे, पर खेतन्ने कौन संभालेगो? आमना की पेशानी पर आने वाली परेशानियों और दुश्चिंताओं की लकीरें गहराती चली गईं। देख बहन, अगर यह ज़मीन जायदाद का और हिस्सा होना सु बचाना है
तो थोड़ी बहुत कुर्बानी तो देनी पड़ेगी ही, थोड़ा बहुत तो नफ़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। आमना चुप, वो मनी मन अपने हिस्से में आने वाले कामों की फहरिस्त बनाने लगी। चल छोड़, ये पीछे की बात है, पहले या डमरू या जमात में भिजवाना की जुगत भिड़ाओ। इतना कह फातिमा काम का बहाना कर आमना से पीछा छुड़ाने की गरज से खड़ी हो गई। आमना की इस अंतहीन गीबत का तो कोई छोड़ नहीं है जैसे। उपन्यास हलाला की कहानी जारी रहेगी अगले भाग में।